नमस्कार, मैं निवृत्ति जेम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स उस पर डिस्कशन करेंगे। उद्यमिता विकास की सैद्धांतिक विचारधाराएं क्या हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। Today we'll discuss the theories of entrepreneurship. Theories of entrepreneurship को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है: इकोनॉमिक थ्योरीज, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज और साइकोलॉजिकल थ्योरीज। इकोनॉमिक थ्योरीज के अंतर्गत आते हैं थ्योरी ऑफ रिस्क बेयरिंग, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी बेयरिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और थ्योरी ऑफ फंक्शनल बिहेवियर। वहीं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के अंतर्गत आते हैं थ्योरी ऑफ ग्रुप लेवल पैटर्न, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, थ्योरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज और साइकोलॉजिकल थ्योरीज के अंतर्गत आते हैं थ्योरी ऑफ इनोवेशन, थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर, थ्योरी ऑफ अचीवमेंट एंड थ्योरी ऑफ स्टेटस विड्रॉल। इनके अलावा और भी थिंकर्स हैं जिनकी थ्योरीज हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और आपके सिलेबस को देखते हुए जो थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बस हम पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की आर्थिक विचारधाराएं। आर्थिक विचारधाराओं में उन थिंकर्स की विचारधाराओं को रखा गया है जो ये मानते हैं कि किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में या किसी भी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट यानी उद्यमिता का विकास तभी संभव है जब उस देश की या उस अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हों, यानी आर्थिक दशाएं जो हैं वो अनुकूल हों। उन्हीं कंडीशंस में एक उद्यमिता का विकास संभव हो सकता है। इकोनॉमिक थ्योरीज में सबसे पहले नाम आता है थ्योरी ऑफ रिस्क बेयरिंग का। थ्योरी ऑफ रिस्क बेयरिंग वाज गिवन बाय रिचर्ड कैंटिलन। रिचर्ड कैंटिलन ही वह पहले व्यक्ति हैं जो एंटरप्रेन्योर को एक फॉर्मल डेफिनेशन दिए हैं। सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन देने वाले व्यक्ति रिचर्ड कैंटिलन हैं। ये एक फ्रेंच आयरिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने उद्यमिता को जोखिम उठाने की क्षमता कहा है, एबिलिटी ऑफ रिस्क बेयरिंग। उन्होंने एंटरप्रेन्योर को एक एडवेंचरर, साहसी का दर्जा भी दिया है। उन्होंने अपने डेफिनेशन में ये क्लियरली कहा है कि एन एंटरप्रेन्योर is an agent who buys means of production at certain prices in order to combine them into a product which he is going to sell at prices that are uncertain। मतलब एक उद्यमी एक ऐसा एजेंट है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, हमारे उत्पादन के साधन, उन्हें एक निश्चित मूल्य में खरीदता है, उन्हें प्रयोग में लाता है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, अपना उत्पाद बनाने के लिए, और वो एक ऐसे मूल्य में बेचता है उसे जो उसे पता भी नहीं है, अनसर्टेन है, अनिश्चित मूल्य में बेचने को वो तैयार होता है। उसके बाद उन्होंने ये भी माना है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अनसर्टेनिटी बियरर है, मतलब कि अनिश्चितता जो है उसे वहन करने वाले व्यक्ति हैं। उनका ये भी मानना है कि बिजनेस में हमेशा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। फिर farmers are the entrepreneurs who promise to pay to the landlord for his land without any assurance of profits he can drive from his land enterprise। उन्होंने फार्मर्स को, किसानों को एंटरप्रेन्योर का दर्जा दिया है। उन्होंने ये भी माना है कि एंटरप्रेन्योर यानी कि फार्मर्स यहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं जो लैंडलॉर्ड को ये प्रॉमिस करते हैं, एक निश्चित मूल्य देने का प्रॉमिस करते हैं, जबकि उन्हें ये
पता भी नहीं होता कि उनकी लैंड, जो एक उद्यम है यहाँ, उनकी लैंड से उन्हें कितना प्रॉफिट होगा, उन्हें इसका कोई एश्योरेंस नहीं होता, तो भी वो लैंडलॉर्ड को एक निश्चित राशि देने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनकी पूरी थ्योरी में ये उन्होंने माना है कि एंटरप्रेन्योरशिप यही जोखिम उठाने की एक क्षमता है। इकोनॉमिक थ्योरीज में सेकंड आती है थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी बियरिंग। द थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी बियरिंग was given by फ्रैंक नाइट। अनसर्टेनिटी बियरिंग यानी अनिश्चितता वहन करने की का सिद्धांत फ्रैंक नाइट ने अपनी बुक में, जो उन्होंने 1957 में लिखी थी, रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, उस बुक में उन्होंने प्रॉफिट को, एंटरप्रेन्योर को दिया जाने वाला पुरस्कार, लाभ को एक पुरस्कार के रूप में माना है, जो वो नॉन इंश्योरेबल रिस्क और अनसर्टेनिटी के बदले पाता है। मतलब कि ऐसे रिस्क जिसका इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता और जो व्यवसाय की अनिश्चितताएं हैं, उनके बदले दिया जाने वाला पुरस्कार माना है उन्होंने प्रॉफिट को, लाभ को। और उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को क्लोजली कनेक्टेड माना है रिस्क बेयरिंग से, जोखिम उठाने की क्षमता से बहुत ही क्लोजली कनेक्ट किया है। इन्होंने प्रॉफिट के बारे में कहा है और इनकी थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, लाभ का सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने जो बात कही नॉन इंश्योरेबल रिस्क, तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि उन्होंने, फ्रैंक नाइट ने रिस्क को दो कैटेगरीज में बांटा है, इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होते हैं जिन्हें हम स्टैटिस्टिकली, जिसका मेजर किया जा सकता है या जिसे हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं और उसमें कितना लॉस होगा उसका भी एक अनुमान लगाया जा सकता है प्रोबेबिलिटी के आधार पर। मतलब संभावित लाभ जो है, संभावित हानि जो है, हम उसको एक मेजर कर लेते हैं और उसके बाद उसे इंश्योर करा लेते हैं, उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं, बीमा करा लेते हैं। तो ऐसे रिस्क जैसे कि व्यवसाय में अक्सर लिया जाता है चोरी का, यदि उनके गुड्स, सामान चोरी हो जाए तो उसके लिए हम चोरी के लिए इंश्योरेंस करा लेते हैं। फायर, यदि आग से कोई हानि हो गई तो हम उसके लिए इंश्योरेंस करा लेते हैं। मरीन के लिए करा लेते हैं कि कभी जब हम उसे ट्रांसपोर्टेशन में भेजें तो मरीन इंश्योरेंस, या फिर इस तरीके से हम उस अपने गुड्स को, प्रोडक्ट्स को हम इंश्योर्ड करा लेते हैं, तो वो कहलाते हैं इंश्योरेबल रिस्क। और दूसरा है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क वो होते हैं जैसे देयर आर सर्टेन रिस्क that are unforeseeable, hence probability of their occurrence cannot be statistically ascertained. Those risks cannot be insured. These risks are non-insurable. मतलब वो रिस्क जिसे हम पहले से अनुमान, जिसका हम नहीं लगा सकते, हम जिसके बारे में पहले से कुछ कह नहीं सकते और उससे होने वाले हानि को भी संभावित रूप में भी उसका हम आकलन नहीं कर सकते। उसमें कितना नुकसान होगा, कितना लॉस होगा, उसका मेजरमेंट या उसका कैलकुलेशन या एस्टिमेशन हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे रिस्क जो होते हैं उन्हें हम नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं और नाइट ने उसे नॉन इंश्योरेबल रिस्क का दर्जा दिया है। जैसे कि व्यवसाय में हमें ये नहीं पता हो सकता है कि प्राइसेस कब चेंज हो जाएंगी, या फिर डिमांड की क्या पोजीशन होगी फ्यूचर में, सप्लाई की क्या पोजीशन होगी, टेस्ट के क्या रहेगा, कोई पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट की वो तो कहीं चेंज नहीं हो जाएंगी, टैक्सेशन पॉलिसीज तो नहीं चेंज हो जाएंगी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज तो कहीं नहीं हमें नुकसान में डाल सकते हैं। तो इस तरीके के जो रिस्क होते हैं बिजनेस में, डिमांड सप्लाई से जुड़े हुए, प्राइस से जुड़े हुए, इनका जिसे हम पहले से आकलन नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते कि इसमें हमें कितना नुकसान हो सकता है, उन्हें कहा गया है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। फ्रैंक नाइट ने इन्हीं नॉन इंश्योरेबल रिस्क के बदले दिया जाने वाला रिवार्ड या
पुरस्कार को ही प्रॉफिट माना है। जो अनसर्टेनिटीज होती है या नॉन इंश्योरेबल रिस्क जो होते हैं, उनके बदले उद्यमिता में या उद्यमी को जो रिवार्ड दिया जाता है उसे ही प्रॉफिट माना है। और उन्होंने माना है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपनी एबिलिटी या अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार कितना रिस्क उठा सकते हैं, ये वो अपनी एबिलिटी के अनुसार तय करते हैं। मतलब वो एंटरप्रेन्योर्स में एबिलिटी जो होती है रिस्क उठाने की वो अलग अलग हो सकती है, वेरी कर सकती है, और वो उतना ही रिस्क उठाते हैं जितना उनके अंदर क्षमता होती है। दूसरा, उन्होंने अपने रिस्क में अपने थ्योरी में ये भी माना है कि बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क होगा, एक एंटरप्राइज में जितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा, उतना हायर प्रॉफिट एक एंटरप्रेन्योर गेन करेगा। और उन्होंने ये माना है कि जैसे हम किसी भी व्यवसाय में कोई भी चीज अर्न करते हैं, कोई लाभ अर्न करते हैं, कोई इनकम अर्न करते हैं, तो उसके बदले हम एक कुछ कॉस्ट लगाते हैं, कुछ लागत के बदले ही हमें कुछ लाभ हासिल होता है। तो यहाँ उन्होंने माना है कि जो प्रॉफिट है वो रिवार्ड है अनसर्टेनिटी या रिस्क के बदले पाने का, इसीलिए उसे एक नॉर्मल कॉस्ट माना। इसलिए हम अनसर्टेनिटीज को या रिस्क को एक नॉर्मल कॉस्ट माने, मतलब एक सामान्य लागत के रूप में अनसर्टेनिटीज और रिस्क को माना गया है कि वो एक लागत है और उसके बदले उसे एक प्रॉफिट मिलता है। और नाइट का आगे ये भी मानना है कि जो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता के जो लेवल होते हैं, स्तर होते हैं, उन्हें रिड्यूस जरूर किया जा सकता है, उसे उसका आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उसे कम जरूर किया जा सकता है टेक्निक्स के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से, मेथड्स के माध्यम से। हम नई और अच्छी टेक्निक्स से उसे कम कर सकते हैं, अपने प्लानिंग से कम कर सकते हैं। तो हम इन सारी चीजों से उसमें होने वाले लॉस को हम कम जरूर कर सकते हैं। हम उसका आकलन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उसे कम जरूर कर सकते हैं। इकोनॉमिक थ्योरीज के अंतर्गत अब नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, यानी आर्थिक प्रेरणाओं का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स वाज गिवन बाय G.F. पेपनिक एंड J.R. हैरिस। उन्होंने अपना डेफिनेशन में ये माना कि the inner drive of a man is associated with economic gains which drive him into economic activities. Therefore, they regard economic gain as a precondition for the supply of entrepreneurs. इसका मतलब है कि उन्होंने अपने डेफिनेशन में कहा है कि जो इकोनॉमिक गेन है, आर्थिक लाभ जो है, वो किसी भी व्यक्ति के अंदर, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक प्रेरक शक्ति का काम करती है, जो उसे एक आर्थिक क्रियाएं करने के लिए प्रभावित करती है, प्रोत्साहित करती हैं। यानी कि आर्थिक क्रियाएं जो किया जाता है एक उद्यमी के द्वारा, वो इकोनॉमिक गेन, आर्थिक लाभ उस पाने के लिए एक उसके अंदर प्रेरक शक्ति होती है, वो उसे करने के लिए प्रभावित करती है। और उन्होंने इकोनॉमिक गेन यानी आर्थिक लाभ को एक पूर्व स्थिति मानी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तब ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है जब उसके अंदर उस आर्थिक लाभ को पाने की इच्छा हो, और उस आर्थिक लाभ को पाने के लिए ही वो सारी आर्थिक क्रियाएं करता है। ये पेपनिक और हैरिस ने अपने डेफिनेशन में कहा है। उन्होंने इकोनॉमिक इंसेंटिव को मेन फैक्टर माना है जो कि इन्फ्लुएंस करती है एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज को। यानी उन्होंने जो आर्थिक प्रेरणाएं हैं उन्हें ही सबसे मुख्य कारक माना है जो कि पूरी तरह से प्रभावित करती हैं किसी भी आर्थिक क्रियाओं के लिए। और उनका ये मानना है कि आर्थिक क्रियाएं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता का विकास तभी संभव है जब उस जगह, किसी देश की बात करें या किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें या किसी कंडीशन की बात करें,
किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वह उन्हीं जगहों पर या उसी दशाओं में संभव है एक उद्यमिता का विकास, जब वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक दशाएं जो हैं वो अनुकूल होंगी, फेवरेबल होंगी। और उन्होंने ये माना है कि एक जो उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपनी सारी क्रियाएं इन्हीं इकोनॉमिक गेन या इंसेंटिव्स के लिए करता है। और इस थ्योरी में मेन एम माना गया है प्रॉफिट को, प्रॉफिट मोटिव मेन एम माना गया है। पेपनिक और हैरिस ने आगे ये भी बताया है कि यदि उन कंडीशंस प्रतिकूल हुई, यानी कि अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस में एंटरप्रेन्योरशिप, व्यक्ति उद्यमिता करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता, उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता, वो कोई भी आर्थिक क्रियाएं करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता। और जो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है, उद्यमिता का विकास होता है ज़्यादा तीव्र गति से। और उद्यमी नए मार्केट बनाता है, न्यू मार्केट क्रिएट करता है, न्यू एंटरप्राइज स्टेब्लिश करता है। अब ये फेवरेबल कंडीशंस हैं क्या? तो आगे उन्होंने बताया है, उन्होंने मेंशन किया है अपनी थ्योरी में कि फेवरेबल कंडीशंस किसे कहेंगे। तो फेवरेबल कंडीशन किसी देश में हम उस चीज को कहेंगे कि यदि उस जगह की, उस देश की टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की अच्छी हो, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हों, फाइनेंस के सोर्सेज हों, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, अवसर हो, मार्केटिंग के अवसर हों, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक फेवरेबल हो, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी हो, इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज हों, और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी हो। यानी कि ये सारी चीजें, टैक्सेशन, रॉ मटेरियल, फिनेंस, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि ये सारी चीजें अच्छी होंगी और इन पर किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस या किसी भी तरीके की कोई बोलना चाहिए कि कोई कमी नहीं होगी, तभी वहां पर कोई भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रोत्साहित होगा और एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, यानी कि व्यवसाय के प्रति वो उत्साहित होगा। और वहीं पर उन्हीं कंडीशंस में, उन्हीं देशों में जहां ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ, डेवलपमेंट बहुत फास्टर रेट से होती है, बहुत तेज गति से होती है। ये ज्यादातर ये सारी चीजें डेवलप्ड कंट्रीज में माना गया है कि वहाँ ये सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे से अवेलेबल होते हैं, इसीलिए वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बहुत तेज गति से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ फंक्शनल बिहेवियर, यानी कार्यात्मक व्यवहार का सिद्धांत या क्रियात्मक व्यवहार का सिद्धांत। ये थ्योरी दी हुई गई है मार्क केसन के द्वारा। उन्होंने अपनी थ्योरी में एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के क्रियात्मक व्यवहार के बारे में चर्चा किए हैं और उसके उन गुणों के बारे में चर्चा की है जो उसे सक्सेस या सफलता दिलाने के लिए बहुत ही जरूरी है, अहम है। His theory deals with the functional behaviors of entrepreneur and his qualities which are crucial for his success. मार्क किसन की बुक द एंटरप्रेन्योर एंड इकोनॉमिक थ्योरी, जो कि 1982 में आई थी, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक मानी जाती है। मार्क किसन ने अपनी थ्योरी में ये कहा है कि व्यक्ति, दो व्यक्ति या अलग अलग व्यक्ति सिमिलर इंफॉर्मेशन से अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल्स विद सिमिलर टेस्ट बट विद डिफरेंट इंफॉर्मेशन में टेक डिफरेंट डिसीजंस, और या पीपल में इंटरप्रेट डिफरेंटली टू सिमिलर इंफॉर्मेशन एंड द डिसीजंस में वेरी। मतलब कि जो व्यक्ति होते हैं उनके टेस्ट सेम हो सकते हैं, कोई दो व्यक्ति उनके टेस्ट, उनकी पसंद सेम हो सकती है, लेकिन
अलग अलग इंफॉर्मेशन से वो अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। उनका टेस्ट, उनका स्वभाव सेम है, पर उनके पास यदि कोई अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है तो वो उस इंफॉर्मेशन के बदले या उस इंफॉर्मेशन के बेस पर वो अलग अलग निर्णय ले सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति, दो ऐसे व्यक्ति जिनके पास सेम फैक्ट्स, सेम फिगर्स, सेम इंफॉर्मेशंस आई हो, तो भी वो उनको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका अलग अलग अनुमान कर सकते हैं और अपने निर्णय ले सकते हैं। उनके ये निर्णय अलग अलग हो सकते हैं, वैरी कर सकते हैं, एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। ठीक। और उनके उसके बाद उनका ये मानना है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो इसी डिसीजन लेने की क्षमता जिसमें बहुत ज्यादा होती है। ये डिसीजंस, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन है, वो कम रहते हैं और उसके प्रति जो डिसीजंस लेने होते हैं वो जजमेंटल होने चाहिए। तो जो व्यक्ति, जो एंटरप्रेन्योर इसमें स्पेशलाइजेशन कर लेगा डिसीजन मेकिंग में, जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा होगा, वही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। उन्होंने डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको मेडिकली या मेडिकल टर्म में जो हम डायग्नोसिस कहते हैं उससे कंपेयर किया है। ये जो डायग्नोसिस है, मेडिकल साइंस में भी हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो होते हैं सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं कि उसे क्या बीमारी हो सकती है। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजंस लेना, और जो जो एंटरप्रेन्योर साउंड डिसीजन लेगा या जिसे अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंस होगा, वो आगे बढ़ता है। अपनी इन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है और जिसे अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंस होता है वो आगे बढ़ता है, एंटरप्राइज सेट करता है, पैसे लगाता है और जोखिम उठाने की क्षमता रखता है, जोखिम उठाने को तैयार होता है। और वहीं यदि उसका डिसीजन सही निकला, साउंड डिसीजन हुआ, तो वो प्रॉफिट अर्न करता है, और यदि नहीं तो वो लॉस बेयर करता है। केसन ने अपने थ्योरी में ये माना है कि जो सप्लाई और डिमांड होती है एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो, एंटरप्रेन्योरशिप तब आता है जब सोसाइटी में डिमांड रहती है चेंज की। व्हेन देयर इज डिमांड फॉर द चेंज, तब एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत महसूस होती है कि कुछ बदलाव लाने की जब जरूरत हो, तब ऐसा लगता है कि उद्यमिता होनी चाहिए। लेकिन ये जो सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर है वो लिमिटेड है। जब डिमांड अराइज होता है तब एंटरप्रेन्योरशिप भी अराइज होता है, लेकिन उसकी जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड है एज कंपेयर टू डिमांड, क्योंकि ये सप्लाई जो है वो एंटरप्रेन्योर की उसकी क्वालिटीज के बेसिस पर होती है। वहीं और मार्क केसन ने एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉपर्टी डेवलपर भी माना है। जैसे या कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डेवलपर, ये भी एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। इकोनॉमिक थ्योरीज के बाद आता है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता की सामाजिक विचारधाराएं। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का ये मानना है, इस कैटेगरी में उन सब के डेफिनेशंस को या उन सब की विचारधाराओं को रखा गया है जिनका ये मानना है कि जो इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज होती हैं, एक उद्यमी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो उसकी सोसाइटी के जितने बिलीफ हैं, कल्चरल एजम्पशंस हैं, कस्टम्स हैं, रिलीजन है, एथिकल वैल्यूज हैं, स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज हैं, उसके द्वारा संचालित होती हैं। यानी कि जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज है वो डायरेक्टेड होती हैं बाय द स्टेटस और हायरार्की ऑफ सोसाइटी, cultural assumptions, customs, taboos, religions, belief, ethical values, spiritual और moral values, इन सब के द्वारा
एक ऑन्टरप्रेन्योर एक्टिविटीज डायरेक्टेड होती हैं और एक ऑन्टरप्रेन्योर वैसे ही रोल अदा करता है जैसा कि उससे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वो इस तरीके की भूमिकाएं निभाए। तो एक ऑन्टरप्रेन्योर, एक उद्यमी वैसी ही भूमिका निभाता है। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में सबसे पहले आता है ग्रुप थ्योरी ऑफ ऑन्टरप्रेन्योरशिप गिवन बाय फ्रैंक डब्ल्यू यंग। The group theory propounded by Frank W. Young emphasizes that the entrepreneurial initiatives are conditioned by group level pattern. He emphasized that expansion of entrepreneurial activities is possible only by the entrepreneurial groups. He considered the solidarity groups responsible for building entrepreneurship. In his opinion, the entrepreneurial characteristics are observed in clusters, ethnic groups, occupational groups, and groups with political orientation. Entrepreneurship at the individual level is the manifestation of the group level pattern. Young disagrees with an entrepreneur's individual characteristics of entrepreneurship. He emphasized on entrepreneur's function as a member of group. The entrepreneurial initiatives and actions are the outcome of experience and exposures of an individual entrepreneur as a member of a particular group, the family background, or the entrepreneurial and the manifestation of the general values of the group. इस पूरी थ्योरी का अर्थ यदि हम देखें तो यंग का ये मानना है कि एक entrepreneur जो होता है वो ग्रुप में ही काम कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता किसी समूह में के माध्यम से ही हो सकती है। वो किसी एक इंडिविजुअल, एक अकेले व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स एक अकेले व्यक्ति में हो, इस बात को नकारते हैं। उनका ये मानना है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो किसी समूह में रह करके ही एक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज कर सकता है, यानी कि उद्यमिता के कार्य कर सकता है। और जो व्यक्ति होता है वो अपने ग्रुप के जो पैटर्न होते हैं, बिहेवियर होता है, उस पैटर्न का, उस बिहेवियर की अभिव्यक्ति करता है, मैनिफेस्टेशन करता है। वो उस ग्रुप का जो एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपोजर्स हैं, वो पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है वो अपने ग्रुप के एथिक्स, रूल्स या फिर उसकी कार्य प्रणाली, वो जो भी चीजें ग्रुप की होती है वही उस एक इंडिविजुअल की होती है। और एक व्यक्ति खुद में अलग से कोई उद्यमिता के या एंटरप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता, बल्कि अपने ग्रुप की अभिव्यक्ति करता है। उनका ये मानना है कि जो एंटरप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी ऑक्यूपेशनल ग्रुप में हो सकती है, किसी पॉलिटिकल ग्रुप में हो सकती है, या किसी क्लस्टर या एथनिक ग्रुप, किसी एक ग्रुप में होती है, किसी एक व्यक्ति की खुद की नहीं होती। आगे यंग कहते हैं कि द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स faced by an individual entrepreneurs are mitigated by the solidarity of entrepreneurial groups। यानी जो एक इंडिविजुअल entrepreneur है, एक उद्यमी, वो उसको कोई भी आर्थिक समस्याएं होंगी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी तो वो आसानी से अपने ग्रुप के माध्यम से, अपने ग्रुप की एकजुटता से उन्हें दूर कर सकता है। The individual entrepreneurs enjoy the confidence of their association with the solidarity groups। कि जो entrepreneur होता है इंडिविजुअल, वो कॉन्फिडेंट फील करता है किसी ग्रुप के साथ, यदि अपने आप को एसोसिएट करता है, किसी ग्रुप के साथ जुड़ा पाता है तो वो काफी कॉन्फिडेंट फील करता है। उसे ये लगता है, उसे वो महसूस होता है कि किसी भी तरीके का इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आता है यदि उसे व्यवसाय में, तो उन्हें वो ग्रुप के साथ दूर कर सकता है। Frank Young conducted a test known as thematic appreciation test on groups of entrepreneurs to study the group level pattern। यंग ने एक थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किया था ग्रुप लेवल पैटर्न को स्टडी करने के लिए, एक ग्रुप का क्या
पैटर्न होता है, किस तरीके से वो संचालित होता है, ग्रुप के लोगों का आपस में क्या व्यवहार रहता है, कौन सी क्रियाएं होती हैं, कैसे करते हैं वो एक दूसरे को हेल्प, किस तरीके से कौन सी चीजें किसी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करती है। ये सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किया था। जो रिएक्टिव सब ग्रुप्स होते हैं उनका भी एंटरप्राइज क्रिएशन में, किसी उद्यम की स्थापना में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। रिएक्टिव सब ग्रुप्स मतलब जो प्रतिक्रिया देते हैं, एक ग्रुप के अंदर छोटे छोटे जो सब ग्रुप्स होते हैं वो जो प्रतिक्रियाएं देते हैं किसी भी चीजों के लिए, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टिव सब ग्रुप्स। आगे उन्होंने कहा है a group comes in reactive status when the following circumstances happen at one attempt। एक सब ग्रुप या कोई ग्रुप रिएक्टिव स्टेटस में तब आता है जब ये तीन कंडीशंस में से कोई भी एक फुलफिल होती है, या तीनों में से कोई भी हो सकती है, तीनों हो सकती है, दो हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो रिएक्टिव स्टेटस यानी कि प्रतिक्रियाएं कब करता है? व्हेन ग्रुप एक्सपीरियंस माइनॉरिटी सिचुएशन इन सोसाइटी, या व्हेन ग्रुप डू नॉट मेक अप्रोच अप टू इफेक्टिव सोशल मशीनरी, या फिर when group is having sound and more institutional resources rather than other groups। जब किसी ग्रुप को, किसी समूह को ये एहसास होता है, ये एक्सपीरियंस करता है कि वो एक माइनॉरिटी सूक्ष्म स्थिति में आ रहे हैं सोसाइटी में, तब वो रिएक्ट करता है। या अपनी सोशल मशीनरी जीती है, उनको अप टू द मार्क, उनका फुल यूटिलाइजेशन वो नहीं कर पा रहे हैं, तो तब वो रिएक्ट करते हैं। या फिर उन्हें ये महसूस होता है कि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं और वो बहुत अच्छी कंडीशन में है इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप्स, तब वो रिएक्ट करते हैं, तब वो प्रतिक्रियाएं देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है ओवरऑल व्हेन ग्रुप सीज देयर लोअर पोजिशनल कंडीशन एंड एक्सपीरियंसेस दे ग्रो एन एंटरप्रेन्योरल टेंडेंसी ड्यू टू रिएक्टिव कैपेसिटी। जब भी कोई समूह अपने आप को किसी लोअर कंडीशन में, लोअर पोजीशन में पाता है, तब उसके अंदर एक टेंडेंसी, उद्यमिता विकास की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक रिएक्टिव कैपेसिटी होती है, प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, तो वो प्रतिक्रियाएं देता है। इन ऑल यदि हम यंग के पूरे थ्योरी को देखें तो उन्हें यदि एक लाइन में या छोटे से में समझना हो तो यंग अपनी थ्योरी में ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के अंदर कोई भी अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, बल्कि वो एक किसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है या उसका मैनिफेस्टेशन, उसकी अभिव्यक्ति करता है, और उस ग्रुप के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वही कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंडिविजुअल के अंदर होंगे। और कोई भी उद्यम, एक कोई भी एंटरप्राइज एक अकेला व्यक्ति स्थापित नहीं कर सकता, एक ग्रुप जो होगा वही और किसी एंटरप्राइज को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट थ्योरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के अंतर्गत आती है, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज वाज गिवन बाय मैक्स वेबर। ये सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरीज है। He emphasized on the impact of religion on development of entrepreneurship। उन्होंने बहुत ज़्यादा धर्म को एम्फसाइज किया है कि एक धर्म का बहुत बड़ा योगदान होता है उद्यमिता विकास में। The religious belief and ethical values associated with the society plays a vital role in determining the entrepreneurial culture। किसी भी समाज में जो धर्म है, उन धर्म की जो सोच है, जो धारणाएं हैं, जो एथिकल वैल्यूज हैं, वो बहुत बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करती है उद्यमिता की संस्कृति में या उद्यमिता विकास में। Some religions profess the basic values to earn and acquire money, whereas some religion put less emphasis on it। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जोर देते हैं धन कमाने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए या व्यवसाय के प्रति बहुत ज्यादा जोर देते हैं, जबकि कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो इस दिशा में बहुत ज्यादा
एक्टिव नहीं होते या इस दिशा में बहुत ज़्यादा वो जोर नहीं देते हैं। जैसे हम हमारी भारतीय सभ्यता में देखेंगे, यदि हम हमारे भारत में देखेंगे तो अक्सर ये देखा गया है कि ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि रिलीजन को यहाँ पे जैसे जोड़ा गया है। तो फॉर एन एग्जाम्पल कि हम अक्सर देखे हैं कि मारवाड़ीज, सिंधीज या अग्रवाल्स जो होते हैं वो बिजनेस के प्रति ज्यादा रुझान होता है। उनके जो बच्चे भी होते हैं वो पहले से ही उन्हें पता होता है कि उन्हें बिजनेस लाइन में जाना है, जबकि अदर जो होते हैं, अदर रिलीजन्स के जो होते हैं उनका ये ज्यादा रुझान रहता है अच्छी नौकरियां, एक अलग दिशा में जाना। उन्हें ज्यादा फोकस्ड रहती है उनकी फैमिली अपब्रिंगिंग के समय पे भी उन्हें बहुत अच्छे एम्प्लॉयमेंट या जॉब पोजीशन के लिए बताया जाता है। तो उनका निर्देश या उनका गाइडेंस जो होता है एक धर्म का, वो अपब्रिंगिंग के समय पर उसका इम्पैक्ट दिखता है। इनकी जो थ्योरी है, मैक्स वेबर की थ्योरी, इनमें दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी के, द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ एडवेंचरस। तो पहला है द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद। The spirit of capitalism is fundamental concept. Capitalism refers to the economic system where market forces of demand and supply are allowed to play freely. Capitalism provides economic freedom to entrepreneurs. Private enterprise are promoted in capitalism. Capitalism provides opportunity and encouragement to private enterprise to work freely and set up a market and earn money. जो पूंजीवाद दशाएं हैं वो आर्थिक प्रणाली में पूंजीवाद की जो आर्थिक प्रणाली में यदि पूंजीवाद की हम बात करें तो वहां पे मार्केट फोर्सेस जो होते हैं, वहां डिमांड और सप्लाई जो है, मांग और पूर्ति बहुत फ्रीली रन करती है। वहां पर पूंजीवाद में एंटरप्रेन्योर्स को, उद्यमी को एक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता होती है। छोटे एंटरप्राइज जो होते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो होते हैं, उनको पूरी छूट होती है कि वो नए वेंचर्स क्रिएट करें, मार्केट क्रिएट करें, स्टेब्लिश करें वेंचर्स, बिजनेस सेटअप करें और फ्रीली काम करें। और जो दूसरा फैक्टर है इम्पॉर्टेंट, वो है स्पिरिट ऑफ एडवेंचरस, मतलब कि साहसी होने की स्पिरिट। तो रिफर्स टू द इम्पल्सिव फोर्स दैट इन्फ्लुएंसेस एंड प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरिज्म। मतलब कि ऐसा एक इनर ड्राइव है, एक शक्ति है जो कि प्रमोट करता है या इन्फ्लुएंस करता है एंटरप्रेन्योरिज्म को, यानी कि उद्यमी होने के लिए एक उद्यमिता की जो भावना होती है उसको ड्राइव करता है। एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ दिस फैक्टर्स। जो उद्यमिता है ये इन दोनों ही फैक्टर्स से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, जबकि द इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज प्रोफेस्ड बाय द रिलीजन ऑफ द सोसाइटी। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है किसी भी देश की, किसी भी एरिया की यदि हम बात करें, वहाँ का इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होता है वो वहाँ की सोसाइटी, यदि हम एक देश की बात करें तो उस देश की जो सोसाइटी होगी, या एक एरिया की बात करें तो उस एरिया में जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कौन सा रिलीजन है और उस रिलीजन के क्या वैल्यूज हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उस एरिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे जो कैपिटलिज्म, जो रिलीजन कैपिटलिज्म को फेवर करता है, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को, वो मटेरियल लाइफ, अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ, इन सारी चीजों पर फोकस करता है और ये सारी चीजें फिर मोटिवेट करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। जैसे कि उनका ये मानना था मैक्स वेबर का कि जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं वहां पर उनका जो कल्चर है वो कैपिटलिज्म को फेवर करता है, इसीलिए यूरोप में एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेज गति से हुआ। जबकि हिंदुइज्म, जो हिंदुत्व है, वो एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज नहीं करता, क्योंकि वो कैपिटलिज्म को ज्यादा फेवर नहीं करता, अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ या मटेरियल लाइफ इसको फेवर नहीं करता। इसीलिए इनका ये मानना है कि जो प्रोटेस्टेंट समुदाय वाले हैं उस जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा तेज गति से होगा, बशर्ते कि जहाँ पे हिंदुइज्म कल्चर है।
और लास्टली उनका ये कहना है, द अर्ज फॉर मनी एंड प्रॉफिट ड्राइव्स द इंडिविजुअल टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सोशियोलॉजिकल थ्योरी में अगली थ्योरी है द थ्योरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज बाय थॉमस कॉकरन। उनका ये मानना था कि उन्होंने अपनी इस थ्योरी में सप्लाई फैक्टर को सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है, मतलब सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है। उनकी थ्योरी कल्चरल वैल्यूज यानी सांस्कृतिक मूल्य का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉकरन्स, कल्चरल वैल्यूज, रोल एक्सपेक्टेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस, ये जो तीन चीजें हैं, कल्चरल वैल्यूज, रोल एक्सपेक्टेशन एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड सोशल एक्सेप्टेंस, plays prominent role in entrepreneurship development, and entrepreneur is a model of personality। ये सारी चीजें entrepreneurship development में बहुत ज़्यादा important role play करती हैं। और the cultural value of society play an important role in determining the supply of entrepreneurs। किसी भी सोसाइटी के कल्चरल वैल्यूज entrepreneur उद्यमी के पूर्ति पे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स का परफॉर्मेंस है वो तीन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। वो तीन फैक्टर्स हैं, हिज ओन एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज ऑक्यूपेशन, अपने ऑक्यूपेशन के प्रति उसका एटीट्यूड, द रोल एक्सपेक्टेशंस हेल्ड बाय सैंक्शनिंग ग्रुप्स, जो उसके ग्रुप्स हैं वो कौन सा रोल उसके लिए एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद है द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, जॉब की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये जो तीन चीजें हैं, again in this context society's values are the most important determinant of the attitudes and role expectation। इसमें जो सोसाइटी के वैल्यूज हैं वो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट हैं एटीट्यूड और रोल एक्सपेक्टेशंस में। उन्होंने इन तीन फैक्टर्स को इम्पोर्टेंट माना है एंटरप्रेन्योर्स के परफॉर्मेंस पे। We'll continue the psychological theories of entrepreneurship in lecture third part B।